अस्सलाम वालेकुम, आई एम सान आगे। लास्ट वीडियो में हमने एंग्लो सैक्सन्स की पोएट्री पर डिस्कस किया था और एंग्लो सैक्सन्स की पोएट्री को पढ़ने के लिए परखने के लिए हमने द एपिक ऑफ बियोवुल्फ को स्टडी किया। इस वीडियो में हम बियोवुल्फ की वर्ड्स फॉर्म को या पोएटिक फॉर्म को डिस्कवर करेंगे। इन अ नटशेल, बियोवुल्फ की जो पोएटिक फॉर्म है दैट इज वर्चुअली द पोएटिक फॉर्म ऑफ होल ऑफ द एंग्लो सैक्सन पोएट्री। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। Hi, welcome back. So, no context, no content. Let's go straight into the verses. The verses of Beowulf, इसकी जो lines है या जो शेर है, they are not rhymed. Totally unrhymed structure है और हर line का end एक full stop पे है. Not as a dot, but in the sense कि they are very distinguished or distinct pauses at the end. It was unrhymed with distinct pauses at the end. हर लाइन को टू हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है और हर हाफ के अंदर दे आर एटलीस्ट टू suppressed syllables, which is of course the most prominent feature of Beowulf or Anglo-Saxon poetry. Now there is a line consisting of two parts. हर part के अंदर there are at least two suppressed syllables, and on top of that हर suppressed syllables जो है एक हाफ का दूसरे हाफ के साथ alliteration में होता है. And that brings us to the next feature. Alliteration was also one of the notable features of Anglo-Saxon poetry. To the modern year, हम लोग because modern era में और modern poetry पढ़ते हैं तो हमें देखने में ये लगता है कि Beowulf is not in a structural form. कोई framework नहीं है इसके अंदर. But on careful reading, we realize कि there are actually very careful artistic maneuver जिसके अंदर हर हाफ के अंदर दो stress syllables, उधर हाफ के अंदर दो stress syllables, फर्स्ट वन के साथ एलिट्रेशन में, सेकंड वन के साथ एलिट्रेशन में, और एटलीस्ट एक आपस में एलिट्रेशन में जरूर है. सो ऑल ऑफ दिस वाज नॉट रैंडम, दिस वाज अ कॉन्शियस आर्ट. दिस इज कम्प्लीटली रिकॉर्डलेस कि हमें अभी देखने में कैसे लगती है. तब की जो पोएट्री थी उसका मकसद कुछ और था. तब की जो पोएट्री थी उसका मकसद कम्यूनल था. लोग जब वेंचर्स पे जाते थे या पैरेटिक एक्सपेक्टेशंस पे या वार पे या किसी भी वेरियर टास्क पे, तो तब लोग मिलकर उस पोएट्री को गाते थे या पढ़ते थे, एंड दैट सॉर्ट ऑफ पुट एन इफेक्ट ऑन एवरीवन. और इस सप्रेस्ड पोएट्री से वो इफेक्ट अचीव करना दैट वाज क्वाइट इजी. सो फार वी हैव स्टडीड कि ये पोएट्री अनराइम्ड थी, इस पोएट्री में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा थे, एंड थर्डली इस पोएट्री के अंदर एलिट्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था. सो नाउ वी नो कि हमें देखने में पोइम कितनी भी क्रूड क्यों ना लगे, देयर वाज कॉन्शियस आर्ट एंड एफर्ट इनटू इट. इनके अलावा एंग्लो सैक्सन पोएट्री का ये एपिक ऑफ बियोवुल्फ के अंदर एक द मोस्ट अमेजिंग फीचर जो मुझे बहुत इम्प्रेस करता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज. कंसिडर दिस, एंग्लो सैक्सन्स के दौर में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई अभी. हर एहसास, हर सिचुएशन, हर इमोशन, इन चीज़ों के लिए अलग-अलग वर्ड्स अभी वजूद में नहीं आए. बट स्टिल द एपिक ऑफ बियोवुल्फ इज़ filled with metaphorical, picturesque model of different things. And not just metaphors, those metaphors जो असल situation को light कर देते हैं. So not only they manifest or help us imagine those things, they help us elevate the mood as well. For example, इस poem में spear को स्लाटर शाफ्ट कहा गया है, इस poem में फाइटिंग को हैंड प्ले कहा गया है, इस poem में तलवार को द लिविंग्स ऑफ द हैमर कहा गया है. So you see, metaphorically this is a very very rich poem full of imagination. बाय द वे, इस किस्म के मेटाफोर्स को कैनिंग्स कहा जाता है. वो मेटाफोर्स जो सिचुएशन को लाइट करते हैं इंस्टेड ऑफ डार्कन देम. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट. Not only there are metaphors or cannings in this poem, these metaphors or cannings carry a certain amount of grim irony as well. How is this an irony? Well, fighting is not hang play, you know. That's all for this topic. अगर आपने वीडियो यहाँ से देखी है तो you will know the epic of Beowulf is unrhymed. Each line is divided into two halves. Each half has one or two stress labels which are in alliteration with each other, and then there is the fact that the poem is very rich in metaphors or cannings which carry a certain amount of grim irony into it. Next video में हम देखेंगे कि एंग्लो-सैक्सन लिटरेचर में नॉर्थम्बियन किंगडम which was the strongest kingdom of all, उनका क्या रोल था, उन्होंने क्या पार्टिसिपेशन की, और बिल्कुल सरसरी साथ कुछ नोटेबल ऑथर्स और कुछ नोटेबल बुक्स के बारे में हम जिक्र करेंगे. Until then, thank you for watching. I'll see you next time.